जो ध्यान रखना चाहिए बीज चुनने में, सीड चुनने में, वो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? विशेष सावधानियाँ किसान को रखनी पड़ती है, वो सर क्या? सबसे पहले कि जो अमूमन किसान है वो इस विषय में जागरूक कम है, और नकली जो सीड्स है वो भी मार्केट में मिलते हैं, तो उनका जो चुनाव करे वो किस प्रकार से, कौन कौन सी सावधानी उनको रखनी चाहिए? ये जो क्वालिटी बता रही है उनमें कोई किसानों के लिए कुछ विशेष अनुबंध जो रहता है वो रहता है? हाँ, देखो, कंपनी अगर कोई गारंटी टाइप में या कम पानी में कैसे किसान है अच्छी फसल जो सीड्स से वो प्राप्त कर सकते हैं? जैसे हम नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आज आप फिर से जुड़ चुके हैं बटनेर पब्लिक न्यूज़ में। आज किसानों के मुद्दे को लेकर हम एक विशेष व्यक्ति से बात करते हैं जो नीव सीड्स कंपनी में सोनू जी जुड़े हुए हैं। आज वो किसानों को उनकी समस्याओं के निदान के बारे में बताएंगे। नमस्ते सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैं सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम सोनू, मेरा गाँव खेड़ी जालव है और मैं नीव सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हूँ। सर, सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए बीज चुनने में, सीड चुनने में, वो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? किसान की जो आप जैसे प्रेजेंट में हमारी जो क्रॉप रहेगी वो रहेगी मस्टर्ड यानी सरसों की बिजाई। जैसे ठीक है, सरसों की बिजाई में फार्मर को आगे जाके बहुत सी दिक्कतें आती देखने में, तो उसमें सबसे पहले तो किसान साथियों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप जैसे आपको बीज का चुनाव करना है तो सबसे पहली दिक्कत रहती है फार्मर को बीज के चुनाव की। तो बीज के चुनाव में मैं फार्मर को बोलूँगा कि वो जैसे कई फार्मर बोलते हैं कि मेरी हैवी सोयल है, कई फार्मर बोलते हैं कि मेरी लाइट सोयल है, तो उसमें फार्मर को दिक्कत आती है कि मैं लाइट सोयल का सीड कैसा लेके आऊँ, हैवी सोयल का कैसा लेके आऊँ, कैसे पानी के लिए कैसा भी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको बता दूँ आज कि हमारे पास जो एक अच्छी कंपनी जो नीव सीड आपने देखा कि पीछे टाइम टू टाइम कंपनी को बीज उपलब्ध करवाती है फार्मर को, तो उसके अंदर नीव सीड की एक वैरायटी है 2772। उसके अंदर जो अच्छी टेक्नोलॉजी वो कि फार्मर को ये जो चुनाव करने में दिक्कत आ रही थी उसके लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा। हमारे पास जो 2772 वैरायटी है उसको किसी भी प्रकार की ज़मीन में फार्मर यूज़ कर सकता है, किसी भी प्रकार के पानी से यूज़ कर सकता है उसको, तो उसमें भी उसको अच्छी पैदावार मिलेगी। आपके कहने का मतलब है कि जो बीज है वो एक प्रकार का होगा, ज़मीन जो मिट्टी जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है? हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे आपने हैवी सोयल है, आपकी हैवी सोयल है तो यानी तगड़ी ज़मीन जिसको बोलते हैं, तगड़ी ज़मीन के अंदर आपने हल्की ज़मीन का बीज लगा दिया तो उसमें आपको हाइट ज़्यादा लेके जाएगा, वो ऊपर हाइट ज़्यादा चली जाएगी। उसमें क्या रहेगा कि प्रोडक्शन, नीचे से पौधा खाली रहेगा तो उसमें प्रोडक्शन की कमी आएगी। और ठीक उसी प्रकार अगर आपने हैवी सोयल का सीड लाइट सोयल में लगा दिया, यानी हल्की ज़मीन में लगा दिया तगड़ी ज़मीन का बीज, तो उसमें पैरा बिल्ट यानी उखेड़े की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। वो सर, वो सीड लगाने के बाद जो विशेष सावधानियाँ किसान को रखनी पड़ती है वो सर क्या होती है? सबसे पहली सावधानी तो फार्मर को, जैसे आपको बीज लगाना तो उससे पहले तो हम ज़मीन को तैयार करने की विधि हमें अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं किसान साथियों को बोलूँगा जहाँ पर आपने सरसों की बिजाई करनी है तो उस ज़मीन को अच्छे तरीके से उसको बाई करके और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। और ठीक बिजाई के समय फार्मर को मैं रिकमेंडेशन करूँगा जो HAU द्वारा दिया गया है, या तो वो रिकमेंडेशन आप एक बार समझें और उस पर जाएँ। तो ठीक उसके बाद आपको मैं मेरी तरफ से जो बोलूँगा स्पेशली उसके अंदर जैसे सरसों की अपनी फसल होती है उसके अंदर फास्फोरस भी एक बैग यानी DAP डाल सकता है फार्मर, या दो बैग SSPL के भी डाल सकता है। SSPL अगर किसी ने डालना है तो उसके अंदर आधा बैग नाइट्रोजन यानी यूरिया का भी डालना पड़ेगा। तो उसके अलावा जैसे तेलीनी फसल होती है जिसमें तेल निकलता है जिस फसल से, उसके अंदर पोटास की भी बहुत ज़रूरत रहती है। पोटास भी एक मेजरली फर्टिलाइज़र है जो उसके लिए चाहिए। और सरसों के लिए मैं रिकमेंडेशन करूंगा अगर SSPL अच्छी क्वालिटी का आप डाल रहे तो SSPL के 2 बैग, उसके साथ आधा बैग यूरिया का मिला के 1 थैली सल्फ़र की भी डाल सकता है फार्मर, तो उससे भी अच्छी पैदावार ले लेगा। आर्थिक रूप से सर क्या आप वाली सीड में और जो अलग सीड है उसमें कोई अंतर है? उसमें यही रहेगा कि फार्मर की सबसे, देखो हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले होता है कि हमारा उस काम के बारे में प्रॉपर जानकारी होना। अब जैसे बहुत से 70% फार्मर ऐसे होते हैं कि जिसको पता नहीं होता कि आपकी ज़मीन कैसी है और उसके अंदर हमें बीज कैसा लगाना चाहिए। तो उसका पहला चुनाव अगर बीज का और ज़मीन का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पाया तो सबसे पहली दिक्कत तो यही आ गई कि हम अगर बीज हमारी तगड़ी ज़मीन इसमें हल्की ज़मीन का बीज लगा दिया तो उसमें प्रोडक्शन घटेगी। लेकिन जो 2772 न्यू सीड की आती है उसके अंदर ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फार्मर को। जैसी भी ज़मीन पे जाएगा उसी तरीके से अपना करैक्टर तैयार करके फार्मर को अच्छी पैदावार देने की कैपेसिटी रखता है न्यू सीड का 2772।
आजकल सर क्या है कि जो अमूमन किसान है वो विषय में जागरूक कम है और नकली जो सीड्स है वो भी मार्केट में मिलते हैं, तो उनका जो चुनाव करे वो किस प्रकार से कौन कौन सी सावधानी उनको रखनी चाहिए? मैं तो देखो मेरी तरफ से ये बोलूँगा कि किसान साथी जहाँ से भी सीड लेता है, पहला फोकस तो ये रखें कि पहला विश्वास तो होता है कंपनी का। जैसे हमारी नीव सीड कंपनी है, इसने अपना पेटेंट पैकिंग बनाई है एक अपनी अलग से ही। शायद अभी तक कोई कंपनी जो जिस रैपर से हम अपना सीड तैयार करके दे रहे हैं वो शायद कोई कंपनी अभी तक मार्केट में नहीं दे पाई है, और कोशिश रहेगी अब लंबे समय तक दे भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमने एक पैकिंग पेटेंट बनाई है अपनी, एक अच्छे रैपर के साथ तैयार किया है वो अपना सीड। दूसरी बात, हम दिखावे की दुनिया में आज बहुत कम है, क्योंकि फार्मर को दिखा जाता है कि कोई भी पैकिंग आती है उसके ऊपर बड़े बड़े फलियाँ व बड़े बड़े टिंडे, बड़े बड़े कुछ छाप के अट्रैक्टिव वाली पैकिंग बनाई जाती है, लेकिन नीव सीड ऐसा नहीं करती। नीव सीड तो अपनी एक अच्छी क्रॉप है जो अपने फील्ड में दिखाने की कैपेसिटी रखती है। और उसके अलावा हम नकली जो असली की बात करते हैं, तो नीव सीड का जो बीज आएगा उसका नीव सीड दावा करती है आपसे कि हम जहाँ तक भी अपना सीड जाएगा वो ओरिजिनल और असली ही बीज जाएगा। तो आप बिल भी फार्मर उसका बिल भी कटवा के रखें और अच्छे बिल के साथ अपना सीड लें। जो कंपनी शर्तें रखती है बीज को लेकर, क्या किसानों को उनमें कोई सिक्योरिटी और कुछ जो आर्थिक है वो कुछ मिलते हैं उसमें? कैसे? जैसे कोई भी कंपनी जो बीज बेच रही है, जिस शर्तों के साथ बेच रही है, जो क्वालिटी बता रही है, उनमें कोई किसानों के लिए कुछ विशेष अनुबंध जो रहता है वो रहता है? हाँ देखो, कंपनी अगर कोई गारंटी टाइप में रहता है? नहीं, गारंटी टाइप तो ये होता है कि हर कोई कंपनी होती है। देखो कंपनी का कोई भी सीड आता है, ऐसा तो कोई है नहीं कि जैसे कल सपोज करो आपकी कंपनी है, आप उसमें देखोगे कि आपने अपना एक परिवार है, आपका एक घर हो गया, वो आप नहीं चाहोगे कि आपके घर से कोई गलत चीज़ जाए। कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि वो नकली बीज बेचे। हो सकता है कि मार्केट में जाने के बाद कुछ कंपनियों के लिए कुछ अन्य लोग होते हैं ना, वो अलग से वो लोग नकली करते हैं। कंपनी कोई गलत बीज नहीं देने की कैपेसिटी रखती। और दूसरी बात रहती है कि मौसम पे और उसकी विधि पे डिपेंड रहती है। ठीक जैसे मैंने पहले बताया कि फार्मर अभी जैसे बीज खरीदेगा उस तरीके से स्टार्टिंग से ही कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता, तो लास्ट में जाके उसकी यील्ड घटती है। और आज मेजरली फार्मर क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मेरे रिश्तेदार ने सीड लगा रखा है तो मेरे भी यहाँ अच्छा होगा। हो सकता है कि उससे 20 या 40 किलोमीटर डिफरेंट हो उनका आपस में। तो मैं बोलूँगा कि अपनी ज़मीन देख के और अपना पानी देख के ही सीड का चुनाव अच्छे तरीके से करें, न कि किसी रिश्तेदार की बात में आके, न कि कोई अन्य भुखावे के बाद आके। तो आप रियल देखो या तो आसपास की, जैसे हमारी कंपनी क्या करती है कि फसल लगवा दी फार्मर को, तो उसके अलावा फार्मर की दिक्कत क्या रहती थी कि उसके खेत में कोई आगे संभाल नहीं सकता था। तो नीव सीड ने क्या किया कि हमारा सोशल मीडिया पे फार्मर की हेल्प के लिए सोशल मीडिया पे अपना काम कर रही है कंपनी। सोशल मीडिया पे जो चैनल बनाया है उसमें कोई भी रिप्लाई करेगा तो वहाँ से भी हमारी कंपनी में डायरेक्ट बात करके भी एम्प्लॉय को अपनी फसल दिखा सकता है। उसका कोई चार्ज नहीं है। टाइम टू टाइम हमारी कंपनी के एम्प्लॉय जाके उसके खेत में देखते हैं और उसको अच्छी सलाह देते हैं, तो उससे भी फार्मर ने अच्छा फ़ायदा लिया है। जो रोग आते हैं उनके लिए क्या विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए? रोगों की बात करें तो देखो मस्टर्ड के अंदर मेजरली दिक्कत आती है उखेड़े की, उसको हम फंगस बोलते हैं। फंगस क्या होती है? एक फफूंदी होती है। जैसे पौधे के अंदर 2 नलिकाएँ पाई जाती हैं, 2 नलिकाएँ द्वारा भोजन ज़मीन से पौधा कच्चा भोजन उठाएगा, पत्तों द्वारा पका के नीचे देगा। और सरसों की एक सरसों ऐसी क्रॉप है जिसमें बहुत सर्दी होती है, जब फोग ज़्यादा गिरता है ना उस टाइम पे पौधे से पानी चलना शुरू हो जाता है, पानी भी शुरू होता है, तो उसके साथ साथ 1-2 पत्ता भी गिरना शुरू हो जाता है क्रॉप से। अगर कहीं भी रास्ते में जैसे क्रॉप के यहाँ रुक गया, यानी हमारा सरसों का पौधा उसके एक ब्रांच पे पत्ता रुक गया, तो बार बार उससे पानी चलता रहेगा, वहाँ क्या होगा, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉग ही रहता है, उसमें धूप तो निकलती नहीं, सूखता नहीं पानी। और पानी जहाँ लंबे समय तक रुका रहेगा वहाँ क्या होता है, फफूंदी तैयार हो जाती है। फफूंदी उसी को हम फंगस बोलते हैं। वो फंगस क्या करता है कि जो पौधे के अंदर 2 नलिकाएँ होती हैं उनमें से एक को ब्लॉक कर देगा। या तो ज़मीन से भोजन कच्चा ऊपर नहीं जाएगा, या कच्चा ऊपर चला गया तो पक्की ज़मीन में नहीं आएगा। तो उसके लिए या तो फार्मर को मेजरली जितना सीड बोला जाए, जैसे अच्छे पानी अच्छी जर्मिनेशन, तो वहाँ मैं बोलूँगा कि फार्मर 800 ग्राम ही, सरसों की बात करें तो उसका 800 ग्राम ही बीज 1 एकड़ के अंदर डाला जाए तो भी अच्छी पैदावार ले लेगा। नहीं तो बीच बीच में खेत के बीच बीच में 3 से 4 जगह पे खाली ज़मीन छोड़ दी जाए, उसमें 4 फुट का गैप छोड़ दें या 3 फुट का, क्योंकि उससे हवा क्रॉस होती रहेगी तो उसमें फंगस का सामना कम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसा भी फार्मर नहीं कर सकता है तो उसके लिए तो उसको जो फंगीसाइड स्प्रे आता है उसका छिड़काव करना ही उचित रहेगा उसके लिए। असली और नकली बीज की पहचान से कैसे कर सकता है किसान? असली और नकली बीज की तो ये होता है कि हर कंपनी के अलग अलग आते हैं।
जैसे हम अपनी कंपनी के सीड कोई भी देते हैं तो उसके अंदर हमारी पैकिंग तो आपको बता ही दिया था कि हाँ। एडिशनल पैकिंग है, उसमें कोई संकोच नहीं है कि उसको आम आदमी तो क्या शायद अभी तक कोई कंपनी भी नहीं बना पाई कि ऐसी पैकिंग के साथ दिया है, क्योंकि उसमें कोई नकली बना ही नहीं सकता, अपनी पैकिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि नकली बीज बनाने के लिए पैकिंग सबसे मेन चीज़ होगी कि हमें पैकिंग अच्छी बनानी पड़ेगी उसके लिए ना। एक तो हो गया पैकिंग, और दूसरा से दूसरा तो ये रहेगा कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर से मैक्सिमम को फोकस रखें या कंपनी के स्टाफ से जुड़े रहें, उसके द्वारा आप सीड खरीदें। और तीसरी बात यह है कि जहाँ से बीज लिया जाए वहाँ से बिल लेने की कोशिश करें। मतलब विश्वसनीय कंपनी या उनसे जुड़े रहें कोई। हाँ, जैसे अपनी नीव सीड है, ये विश्वसनीय है, फार्मरों का पिछले 2-3 साल से अच्छा भरोसा बना हुआ है। और ठीक इसी कंपनी के बीज जिसने पिछली बार हमारे नीव सीड से जो फार्मर जुड़े थे वो तो जुड़े हैं, उसके अलावा हम बोलें कि हमें खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि फार्मर ने इतना लाइक किया है, मतलब हम इतनी रिस्पेक्ट दी है। हम जहाँ भी जाते हैं फार्मर हमारे साथ साथ चलते रहते हैं कि आपकी कंपनी का इतना अच्छा बीज रहा है। कम ज़मीन में या कम पानी अच्छी फसल जो सीड से वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बात करें फार्मर, अब आपके पास पानी कम है तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि वो जो ड्राई क्रॉपें होती हैं, जैसे खरीफ के अंदर ग्वार की फसल होती है, वो कम पानी में तैयार हो सकती है, फार्मर या तो उन क्रॉपों में फोकस करे। और जैसे रबी की बात करें तो मस्टर्ड है, मस्टर्ड में अगर पानी बिजाई के बाद एक पानी लगा देगा तो भी अच्छी पैदावार दे देगी फार्मर को। तो मेरी यही रहेगी जहाँ पर पानी की कमी बेसी है तो वहाँ ड्राई जो क्रॉप होती है वो उनको लगा कर ही फार्मर अच्छी पैदावार अपनी ले सकता है। पहले से जो काफ़ी समय से परंपरा चली आ रही थी कि जो बीज था किसान खुद बनाता था, और आजकल जो वैज्ञानिक तकनीकों से बीज तैयार होकर आते हैं, काफ़ी सारे रोगों के एंटीबायोटिक उसमें होते हैं, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा करना पड़ा आपके अनुभव से? जैसे ये लगा लो कि हमारे यहाँ 70% लोग खेती पर निर्भर हैं, 70 से 80 बोल सकते हैं हम, क्योंकि मेजरली सब कुछ ही जो रुका वो खेती पे रुका हुआ अपना। अगर फार्मर अपनी पूरी ज़रूरतें अगर पूरी करेगा, जैसे आप कोई भी फार्मर है 10 एकड़ की खेती कर रहा है, खर्चे चलाने होते हैं, शादी वगैरह भी करनी होती हैं, तो उसको जैसे जहाँ से हम बात कर लें कि 15 मन एकड़ की जहाँ औसत आ रही थी, वही उसी क्षेत्र में 30 से 35 मन तक की औसत कंपनियों ने सीड दिए हैं, तो वहाँ दे रही है। तो उससे फार्मर की ये नीड रहेगी हम कम खर्चे में अच्छी पैदावार ले लेंगे, तो कंपनियों ने भी उनकी साइको पकड़ी है कि फार्मर को बेनिफिट होना चाहिए। यानी बीमारियों की जो रोकथाम होती है समय समय पर अच्छे ट्रीट करके कंपनियों ने सीड उपलब्ध करवाए हैं, तो उसको भी उससे फार्मर को अच्छा हित में जो देना चाहते हो या कोई भी संदेश हो आपका? तो संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा, ठीक है, जैसे आपने ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ दोबारा आपका। तो फार्मर बोलते थे कि हम जहाँ पर 15 मन कपास की बात कर लो या किसी भी बात कर लो, हम उस टाइम जो पुराना टाइम था उसमें मानते थे कि 15 मन कपास होगी तो बहुत हो गई, यानी सरसों है, सरसों 12 मन 15 मन एकड़ की होगी तो भी बहुत हो गई। लेकिन आज उसी खेत में उसी के अंदर अपनी जो कंपनियों की अच्छी टेक्नोलॉजी आई थी, उसने बीज को जो ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दी उसके अंदर कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। जैसे हाइब्रिड बीज दिए, उनसे अपनी पैदावार फार्मर को जहाँ पर वो 15 के ले रहा था वहाँ डबल हो गई। तो फार्मर से मैं गुजारिश करूँगा, आपने बीज अच्छा लगाकर, यानी बीज का अच्छा चुनाव तो कर लिया, लेकिन आपने ज़मीन की तरफ आज के दिन फार्मर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उन सभी किसान साथियों से गुजारिश है मेरी, अब जो चाहता है कि मैं 1 बैग DAP डाल दिया, 2 बैग यूरिया डाल दिया, जहाँ पर 15 मन की औसत ले रहा था वहाँ 30 मन के आगे, तो ज़मीन तो एक बैंक बैलेंस की तरह होती है। आप अगर आपके खाते से पैसे निकलवाते रहोगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन जीरो बैलेंस हो जाएगा आपका। तो ठीक ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए DAP एक ऐसी चीज़ है कि वो ज़मीन को ताकत ही देता है बस, वो तो पौधे की ज़रूरत होती है, वो तो एक अलग चीज़ होगी। उसके लिए क्या करना चाहिए किसान? उसके अलावा बहुत से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो अलग अलग आप अगर केमिकल तरीके से डालोगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, दूसरी बात आप लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। तो उसके लिए मैं किसान साथियों से बोलूँगा कि आप जो गोबर की खाद आती है, नेचुरल जो खाद आती है, वो मैक्सिमम तैयार करें और अपने खेतों में डालें। और दूसरी बात, सभी किसानों से निवेदन है मेरा कि जो गोबर की खाद तैयार की जाती है ज़मीन के अंदर, जिसमें जली हुई राख, वो पॉलीथीन न डालें, सिर्फ भैंसों का या गाय का गोबर ही डाल के अपना देसी खाद तैयार करें। उसमें गड्ढे में एक तो जल्दी खाद तैयार होगा, और खाद की विधि या अपने नज़दीकी कोई भी प्रशिक्षण केंद्र है तो वहाँ से जानकारी लें, नहीं तो अपने HAU द्वारा भी जानकारी दी जाती है, वहाँ से भी ले सकते हो आप। तो नहीं, मेरी पर्सनल एक जानकारी ये रहेगी कि उसमें जैसे गोबर की खाद का स्टॉक कर दिया आपने, तो उसके अंदर समय समय पर बारिश का पानी इकट्ठा होते ही उसके अंदर काट भी दी जाए, तो उससे क्या होगा कि अच्छा खाद तैयार होगा। उसके अलावा केचुए का खाद, अगर कोई खाद तैयार करके, वर्मी कंपोस्ट,
हाँ, अगर उसके द्वारा भी फार्मर अपना तैयार कर सकता है तो वो एक और भी अच्छी विधि रहेगी, क्योंकि उसमें कम समय में ज़्यादा खाद तैयार होकर अपने खेत में डाल दिया जाएगा, तो उससे लंबे समय तक, जैसे आपने डीएपी तो इस बार डाल दिया तो अगली बार भी डीएपी डालना पड़ेगा। और जो जैसे यूरिया आज डाला तो अगले साल अगर दो बैग आपने डाल के यूरिया के, अगर आपने 2 बैग डाले हैं तो 2 बैग डालने के बाद आप अगली फसल लोगे इतनी फसल लेने के लिए जितनी इस बार हुई है, तो वहाँ आपने 4 बैग डालोगे, जब जाके इतनी पैदावार आएगी। लेकिन जो नेचुरल जो खाद होता है उसकी आपने इस बार जैसे गोबर की खाद की अच्छे तरीके से तैयार करके 2 ट्राली एक खेत में डाल दी, तो अगले साल शायद आप ना भी डालोगे फिर भी पैदावार आपकी इतनी ही आएगी। यानी मेरा सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आपको अगर लंबा चलना है हमारी ज़मीन से, क्योंकि खेती तो ऐसी बात तो है नहीं हम इस साल करते तो अगले साल छोड़ देंगे, वो तो लंबा सीधी सी बात है, हमें चलना ही है। लंबे चलने के लिए नेचुरल यानी प्रकृति से हमें जुड़ना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो डीएपी अगर डालेंगे तो ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति, नेचुरल शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। केमिकल कोई भी है, केमिकल क्षणिक टाइम के लिए होता है। कोई भी सुकून लगा लो, अगर एक लगा लो कोई मेकअप से होके सुंदर दिखाई दे, एक नेचुरल तरीके से प्रेरक का काम कर सकता है वो, बस ऐसा ही रहेगा। वो क्षणिक वाला काम हो गया, एक फसल आप अच्छी ले सकते हो, अगली फसल लेने के लिए आपके खर्चे भी डबल हो जाएंगे। और दूसरी बात, हम अगर इंसेक्टिसाइड की भी बात करते हैं तो बहुत सी दिक्कत फार्मर को यहाँ भी आ रही हैं। अब जैसे फार्मर के ये बात होती है, बीज तो चुनाव कर लिया उसने अच्छा, उसके बाद भी फर्टिलाइज़र के लिए और पेस्टिसाइड के लिए फार्मर बहुत सा घूम रहा रहता है। अब मैंने कॉटन के अंदर विजिट की थी काफ़ी, हमारी न्यू सीड की 44-31 वैरायटी आती है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, उसके मैंने काफ़ी प्लॉट देखे हैं, फार्मरों को मैंने मेरे तरीके से तैयार भी करवाए हैं, अच्छी पैदावार भी आई है। तो मेरा भी उनसे भी एक गुजारिश है, फार्मर बोलता है कि मैंने स्प्रे भी इतने ज़्यादा कर दिए, खर्चे भी इतने किए हैं, लेकिन उसके बाद ही पैदावार नहीं आई। तो उन फार्मरों को मैं बोलूँगा, सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करें तो उसके पीछे लक्ष्य क्या है हमारा। अब आप आज स्प्रे लेके आ गए अपने खेत के लिए, तो आपने खेत में स्प्रे कर दिए, स्प्रे लेके आए हो, पैसे लगा के लेके आए हो, और लेकिन खेत में स्प्रे किया, पूरे दिन मेहनत भी किया आपने, और लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नुकसान हो तो वो 3 गुना नुकसान हो गया ना आपका। पैसे का नुकसान, खेत में मेहनत की वो नुकसान, तीसरी बात होगी कि आपकी फसल में भी नुकसान। पैसे तो गए और मेहनत भी गई, समय भी गया और ऊपर से फसल भी नुकसान कर दिया। ये बात मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि आज तक फार्मर कोई भी है, कोई भी कंपनी से लगा लो, कोई भी लगा लो, अगर खेत में जाता सबसे पहले क्या देखा जाता कि खेत में बीमारी क्या है, बीमारी देखते ही दवाई लिखी जाती है। तो मेरा उनसे भी एक गुजारिश है कि बीमारी कोई भी है उसके पीछे जो छिड़काव स्प्रे का किया जाता है वो बीमारी के अनुसार ही किया जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से रिसर्च करवाया था इस पर, तो देखा जो हम स्प्रे के अलावा कॉटन के अंदर, और कॉटन की फसल था उसके अंदर मैंने देखा और भी बहुत से मित्र कीट पाए जाते हैं। मित्र कीट यानी जो पौधे की रक्षा करते हैं। हम गलत स्प्रे यूज़ करके भी, हम सबसे पहले जो सुबह से शाम तक हमारे खेत में स्प्रे का काम करता है, हम पहले स्प्रे से उसी को मार देते हैं। बस खर्चा भी किया, ऊपर से मित्र कीट भी मार दिए, ऊपर से मेहनत भी की और फसल भी ख़राब करने की हमने मतलब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उसका। तो मैं ये बोलूँगा कि या तो किसी सीड कंपनी के अच्छे डॉक्टर से, सोनू। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। उम्मीद है कि सभी किसान साथियों को ये जानकारी जो है उपयोगी रहेगी, और आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।